खबरहार ईद स्पेशल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आप सबको ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद। ख़वातीनो हज़रात, ईद इस बार कदरे डिप्रेशन के माहौल में आई है। एक तरफ आटे की लंबी लंबी कतारें और दूसरी तरफ आइन की बिखरी धज्जियां। पाकिस्तान की सियासी, समाजी और माशी घुटन वकीदुल मिसाल है। ऐसी बदहाली हमने दिसंबर 1971 में भी नहीं देखी। इस कस्मा पुरसी के आलम में हम आपके लिए लाए हैं ताज़ा हवा का एक दिल फरेब झोंका। 75 साल जहालत और गुलामी की बंजर मिट्टी पर बरसने वाली शऊर और आज़ादी की पहली बारिश, इमरान खान। खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इनायत की कि अपनी इंतहाई मसरूफियात के दिनों में, लेकिन ईद का शो आप जानते हैं कि एक ख़ास तरह का, एक ख़ास उसका एक आहंग है, एक ख़ास स्टाइल है। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इससे पहले भी मैंने आपको किसी और इंफरटेनमेंट शो में नहीं देखा था। सबसे पहले आप खबरनाक में आए थे और चंद दिन तक एक तस्करा होता रहा कि आपने खान साहब को नाराज़ कर दिया है। हालांकि खान साहब ने इतना एंजॉय किया और चंद दिन बाद खान साहब की तरफ से एक सजेशन आई थी कि मैं जिस दिन लाहौर आऊं, आई वांट टू सी योर टीम अगेन। हमने एक दूसरा शो भी किया उसी टीम के साथ। उस वक्त अमानुल्लाह भी थे, आप भी थे, 2010 में सर। जी हाँ, जी हाँ। आज भी ईद के इस पुरमसरत मौका पर अल्लाह ताला ने हमें ये सादत बख्शी है, ये तौफीक बख्शी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त इमरान खान हमारा हीरो था, हमारा क्रिकेटर था, हमारा कप्तान था। आज इमरान खान एक ऐसा रहनुमा बन चुका है कि इमरान खान के लिए रेवरेंस अल्लाह ताला ने दिलों में इस तरह भर दी है कि अब उस तरह की हंसी मजाक करने को दिल चाहे भी तो नहीं कर सकते। और इसमें इमरान खान की तरफ से कोई कदगन नहीं है, लेकिन क्या है कि एक जाहो जलाल होता है ना एक लीडर का, कि आप उसके सामने कि दिल नहीं चाहता कि आप। और यही मेरी गुजारिश होगी कि आज जो कुछ है, हमने जो बातें करनी है, सिर्फ और सिर्फ खान साहब से सुनना है और कोशिश ये भी करनी है कि कम से कम सियासत का इसमें अमल दखल रहे। लग दिया तो मेरा भी तारीफ आपका करवाते हैं। जमी म्यूजियम से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तशरीफ फरमा है ना, तो मियाँ साहब थानू अंदर किन्ने आन दिता है, किन्ने आ गए सर? मियाँ साहब आप गेट ते नारे ला के अंदर लंगे ने, खान तेरे जान सार बेशुमार। हाँ साहब, आपके टाइगर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस दिन लाठियाँ भी खाई, जिन्होंने टीयर गैसिंग भी बर्दाश्त की, जिन्होंने गालियां भी खाई और सोबतें भी जेल की बर्दाश्त की। हमने इनके साथ भी गुफ्तगू करनी है और फिर दीगर कुछ लोग और भी हमारे साथ शामिल हैं, इन सब के साथ गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक ऐसा सवाल करूं जो बिल्कुल मुख्तलिफ हो, और वो ये कि आपकी लाइफ का मेरे हिसाब से सबसे अहम वाकया, ना आपका वज़ीर आज़म बनना है, ना आपका डायरियां उठा के वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकलना है, ना आपका वर्ल्ड कप उठाना है, और ना शौकत खानम की संगे बुनियाद रखना है। मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या ज़िंदगी में यू टर्न लेना, जो लाइफ में आपने यू टर्न लिया जब आप अल्लाह की राह पे चल निकले। और वो इमरान, वो सदियों बल्कि गैलेक्सीज पीछे छोड़ आए उसे, जिसे अयाम जाहिलियत का इमरान कहते हैं। तो ये चेंज किस तरह रूनुमा हुई? देखें आफ्ताब, कुरान की एक आयत है, अल्लाह कहता है कि मैं जब चाहूँ किसी को भी सीधे रास्ते पर लगा सकता। यकीनन मेरी माँ छोटा सा, मैं जब था तो बिस्तर में सोने से पहले कहती थी कि एक ही दुआ होती थी, अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर लगा। तो मुझे जो सीधे रास्ता बचपन में और बड़ा भी हो रहा था, टीनेजर भी, हम सीधे रास्ते को बड़ा बोरिंग रास्ता समझते थे। जो दूसरा रास्ता था जो सीधा नहीं था वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता था, यानी जो ग्लैमर की वर्ल्ड थी। और मुझे अल्लाह ने मौका दिया, हर किस्म की मैंने ज़िंदगी देखी, क्रिकेट की वजह से बाहर भी रहा, सारी दुनिया ट्रैवल की। तो मेरा जो दीन की तरफ आना था वो एक ऐसा सफ़र था जो कि खुद ही अपनी ज़िंदगी को देख के, दुनिया देख के, जिसको हम समझते थे बड़ी ग्लैमरस वर्ल्ड है। मसलन आप अगर फिल्में देखें, आप और हम जब शुरू में थे वेस्टर्न फिल्में देखते थे, स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर भी तो जो हीरोज़ थे वो सारे सीधे रास्ते पे नहीं थे, वो दूसरे रास्ते पे थे। बिल्कुल। तो हमारे रोल मॉडल्स उधर थे और माँ कहती थी सीधे रास्ते पे लगो। मैंने अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ किया जो हमारे रोल मॉडल्स पॉप स्टार्स थे इंग्लैंड के अंदर, जो अमेरिका के अंदर,
तो मैं इनको मिला अपनी ज़िंदगी में, उनकी फिर ज़िंदगियाँ देखी, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ किया कि वो जो हमें अट्रैक्टिव रास्ता लगता था असल में वो तबाही का रास्ता है। घर उजड़ गए, ड्रग क्लिनिक्स में खुदकुशियाँ, यानी वो हम तो ज़िंदगी में जो दोज़ख जो बर्बादी थी वो मैंने अपनी आंखों से देखी उस ग्लैमर वर्ल्ड की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि असल में सीधा रास्ता तो वो होता है जो कि अंदर से इंसान को सुकून देता है, खुशी देता है, भले से मुश्किल क्यों ना हो। मुश्किल देखिए जी, असल में सीधा रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, वो है सीधा रास्ता। अब तो उसकी रास्ता देखने के लिए उनकी आप ज़िंदगी पढ़ें या उनकी ज़िंदगी क्या थी, तो उनकी ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी, आसान ज़िंदगी तो नहीं थी। उनकी ज़िंदगी में तो मुसलसल चैलेंजेस थे। और वो यानी जब अपने अरूज पे पहुँचे, मैं ये सारी अपने बच्चों को भी बताता हूँ, क्योंकि उनको अरूज था जब फतह मक्का हो गई, जब वो आखिरी खुतबे पे गए, तो आखिरी खुतबे पे लाख लोग अराफात के ऊपर नीचे जमा हुए, बड़ा ज़बरदस्त खुतबा उनका, ह्यूमन राइट्स का चार्टर है अगर आप उसको पढ़ें। तो आखिर में वो पूछते हैं कि लोगों को कि गवाही दो अल्लाह के सामने कि मैंने दियानतदारी से अल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचाया। तो वो जब पहली रोब जाता है, फिर वो 10 रोज़ पे पीछे जाते थे, वो पीछे आवाज़ करते थे, वो पीछे आवाज़ जाती थी। तो जब पीछे तक आवाज़ पहुँची तो एक शोर उठ गया कि हाँ नबी, आपने दियानतदारी से अल्लाह का पैगाम दिया। फिर लोगों ने रोना शुरू कर दिया। रोना इसलिए शुरू कर दिया कि लोगों को एकदम खौफ आया कि ये तो हमारे पैगाम अल्लाह का पूरा कर दिया, तो जाने की बात तो लोगों ने रोया। तो कहने का मकसद ये था कि उनकी ज़िंदगी सारी मुश्किल थी, लेकिन जब आसान वक्त आया वो दुनिया से जाने का वक्त आ गया। जब हम आसान ज़िंदगी ढूंढते हैं उसमें अजमत नहीं है, अजमत उस ज़िंदगी में है जो जद्दोजहद का नाम है, जो उनकी ज़िंदगी। अच्छा, जितनी खुशगवार ज़िंदगी आपने ये अडॉप्ट की, क्योंकि मैं तो आपका फॉलोअर था उस दौर में भी जब आप सिर्फ एक क्रिकेटर थे, एक ग्लैमर से भरपूर शख्सियत जिसके साथ तस्वीर उतरवाना लोग एजाज समझते थे एक हीरो के तौर पे। अब तो बात ही और होगी ना, अब तो एक सिलसिला ही और हो गया। तो इस रास्ते के तकाजे भी हैं खान साहब, वो ये कि आपके अंदर हलीमी, रहमदिली, नरमी होनी चाहिए। क्या वजह है कि ये क्या कमज़ोर मीडिया है या आपका पर्सोना है कि आपकी शख्सियत ऐसे होगी जैसे एक बड़ी सख्तगीर सी कि जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, एक चीज़ पे अड़ गई है तो आप उसमें थोड़ी सी हलीमी प्रिटेंड करके ही पैदा कर लें। अब देखें, जो हमारा दीन है ना, वो उसमें सारा कंपैशन है, कंपैशन रहम है, क्योंकि रहमतुल आलमीन है उनका खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो रहम करने वाले थे और इंसानियत के लिए एक रहमत बन के आए थे। लेकिन उनका जब आप देखें कि बैतुल माल से जब कई लोगों ने चोरी की तो उन्होंने जो उनको सज़ाएं दी, उनके हाथ काट के और उनके पैर काट के एक इबरतनाक सज़ा दी। और वही रहमतुल आलमीन से उन्होंने जब कहा कि मेरी अगर बेटी भी चोरी करेगी तो उसको सज़ा मिलेगी। सर वो साले रियासत थी, ये तो साले रियासत है, ये तो चोरों की रियासत है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कॉम्प्रोमाइज किधर नहीं करते, जिंदगी आपकी कॉम्प्रोमाइज का नाम है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज किधर करते हैं किधर नहीं करते। मेरे से जो असल में मसला या थोड़े से लोगों का, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं एनआरओ वाले, ये चाहते हैं कि मैं इनको एनआरओ दे दूँ। जिस दिन आप इनको एनआरओ देते हैं आप अपने मुल्क से गद्दारी कर लेते हैं। आप इसका मतलब कि जो मेरे नबी ने कहा था कि कौमें तबाह हो जाती है जब ताकतवर के लिए एक कानून, या वो चोरी करे तो उसको ना पकड़ो ताकतवर को और कमज़ोर को जेल में डाल दो, वो कहते हैं कौम तबाह हो जाती है। यानी जिधर इंसाफ नहीं होता, तो जिधर आपको अनकॉम्प्रोमाइज़ होना है वो रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए, लेकिन बाकी इंसानियत के लिए इंसान में रहम होना चाहिए। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप चोरों के साथ रहम करेंगे तो माशरा तबाह हो गया। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात मैं कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से नुक्ता आगाज तो होना है ना। मैं लोगों को कहता हूँ, क्योंकि उनसे अजीम इंसान था ही नहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने जब फतह मक्का की तो ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन ही की, माफी थी वो तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कि माफ कर दिया सब। जो मंडेला ने किया गोरों से, जिन्होंने जुल्म किया साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन्स के ऊपर, उधर माफ कर दिया।
लेकिन आप चोरी को माफ नहीं कर सकते। आप आइंदा चोरी की बात करें कि आइंदा चोरी कोई ना करे, जो पहले कर ली है तुम जानो और तुम्हारा खुदा जाने। असल में जी अगर आप एक दफा चोरी को अलाउ कर देना तो माशा तबाह हो जाता। आप क्यों छोड़ें? आज जरा देखें, कोई मुझे अमीर मुल्क बता दें जिधर वो चोरों पे रहम करते हैं, NRO दे देते हैं। एक मुझे मुल्क बता दें, अमेरिका, यूरोप, चाइना, जिधर जो बड़ा डाकू है उसको वो कहेंगे आपने मुल्क का पैसा चोरी के चले जी हमने माफ कर दी। कोई नहीं करता। सारे गरीब मुल्कों के अंदर ये देख लें कि वो ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकते। सब गरीब मुल्कों में, कहीं भी गरीब मुल्कों में जो बड़े बड़े डाकू हैं उनका इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ सकते। सो फर्क क्या है? हजरत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन ना इंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बेसिस एक सिविलाइज सोसाइटी का बेसिस इंसाफ है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया, फिर खुशहाली आई थी। तो खुशहाली उस माशरे में आ ही नहीं सकती जिधर इंसाफ ना हो। जी बिल्कुल ठीक है, आपका इंसाफ के हवाले से तो इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। ख्वातीन हज़रात, मैं तो खान साहब के चाहने वालों उन लोगों में से हूँ जो पहले दिन से कह रहे हैं कि खान साहब के अदलो इंसाफ के हवाले से जितनी बातें हैं वो यूँ समझिए कि मोती हैं जो विजडम के हैं, जो पिरोए हुए हैं इनकी गुफ्तगू में। हमारी गुजारिश मेरे जैसों की हमेशा यही रहेगी कि जो पहले हो चुका है उस पर एक माफ़ी इन्हें कह के देनी पड़ेगी कि आइंदा के लिए अगली नस्लों को, बजाय इसके कि उन्हें निशान इबरत, आप उन्हें निशान इबरत इलेक्शन वाले दिन बनाएं, वोट के जरिए, बैलेट के जरिए बनाएं। लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट बहस शुरू हो जाएगी। मैं ख्वातीन हज़रात आपके लिए भी और अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि ये वो ग्राउंड है जमान पार्क में वाक़े खान साहब के घर का, ये वो लॉन है जहाँ पर रोज़ाना इफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है और लंबा चौड़ा एक सिलसिला होता है। ये वजह है कि जब तक कम से कम ये सिलसिला रहेगा तब तक मक्खियाँ इस लॉन में मौजूद रहेंगी, क्योंकि खाना वाना यहाँ पे बहुत आम होता है। अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। ये हैं तो पेशे के एतबार से फोटोग्राफर और इन्हें ये एजाज़ हासिल है कि ये इमरान खान के फोटोग्राफर भी हैं। ये IK टुडे नामी एक चैनल रन कर रहे हैं जो डेडिकेटेड है खान साहब के लिए। आपको खूब याद होगा एक नौजवान जिसका ताल्लुक इसी शहर लाहौर से है, जो उस रात जब शदीद टीयर गैसिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, हर तरह से जुल्म और इस्तबदाद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो एक नौजवान हर तरह के मसाइब से बेनियाज होकर बाकायदा महवे रक्स था और उसकी वो कैफियत सिंबलाइज करती थी इस मुल्क के 62% ये जो आबादी है जिसको हम यंगस्टर्स कह रहे हैं, वो सब के सब पर्सोनिफाई हो रहे थे उस एक नौजवान के अंदर। उस नौजवान के रक्स को देखकर बहुत सौ ने इसको रक्स से बिस्मिल कहा था। तो जिस शख्स ने उसको शूट किया, उसकी पिक्चर बनाई, उसकी वीडियो वायरल की, वो शख्स भी खराज तहसीन का मुस्तहिक है। उसका नाम है सरवर खान और आज हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, आपको ईद मुबारक के साथ साथ हम खुशामदेद भी कहते हैं अपने शो में। आपका बहुत शुक्रिया, जब आपने हमें दावत दिया मेरे तरफ से और IK टुडे टीम के तरफ से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच खान साहब। और ईद मुबारक के साथ साथ मैं आपको उस क्लिप पे मुबारकबाद पेश करूंगा कि जो आपको अता हुई, ये एक ऐसा टाइम था कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जैसे एक और नौजवान है उस्मान जौड़ा, जिसका वक्तन फक्तन मैं जिक्र करता हूँ, मैं सारे नंबर बहादुरी को देता हूँ, तो उसने जो कुछ उस दिन किया था दैट वाज ऑल अबाउट बहादुरी। आपने जो काम किया वो भी प्रोफेशनलिज्म की इंतहा है। और मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब, इस वक्त आप स्क्रीन पे उस नौजवान का वो रक्स बिस्मिल ज़रूर दिखाइए ताकि पता चले उन लोगों को जो ज़ोर से, प्रेशर से, जुल्म और इस्तबदाद से इस तहरीक को दबाना चाहते। उस तो बाद मैं 6 दिन फिर रक्से बिस्मिल कीता, मेरी किसी ने तस्वीर नहीं बनाई भाई। क्यों? अस मैं लभदा रहा भाई नूं, आए नहीं। तुम जाली थे ना, देखे तुम लबदे रहे, तुम उसके लिए कर रहे थे, वो नेचुरल था, उसने किसी के लिए नहीं किया था, अल्लाह ने उसके लिए एक कैमरामैन भेज दिया। हाले उन्हें मोहब्बत से कीता सी, तेरा ते रोज दा काम है। अच्छा मियां साहब, आप बार बार बीच में शिरकत ना करें। जनाब, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कहीं भी शिरकत आप कर सकता पहली बात तो है कि डमी म्यूजियम से आए प्राइम मिनिस्टर हैं, हूं। डमी म्यूजियम का और प्राइम मिनिस्टर- ट्रेजेडी है कि जो इस वक्त असली प्राइम मिनिस्टर है हम उसे भी डमी म्यूजियम से आया समझते हैं। क्या बात है आफ्ताब भाई,
मैं देख रहा हूँ खान साहब से मोहब्बत के साथ साथ आपकी टाइमिंग भी बेहतरीन हो गई है। वो तो आपकी कुर्बत का फैज़ है कि आपके साथ रह रहकर मैं भी अच्छा खासा आप जैसा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ये तो अच्छा, सरवर साहब से बात कर रहे थे हम। आप मैं डांस करांगा, मेरी वीडियो भी बनाना। वैसे मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜਾਨਸਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਲੈ 2013 का इलेक्शन जब इन्होंने जीत लिया तो इमरान खान को तरह तरह की बातें करते रहिए कि तुम्हारी तो ये पोजीशन है कि 40 सीटें भी नहीं तुम कर सके और किधर गए तुम्हारा वो यूथ, तुम्हारा वो ग्रुप। तो उसने कहा था कि सिर्फ चंद साल और ये पनीरी तैयार हो रही है, ये फसल तैयार हो रही है, एक दफा ये तैयार हो जाने दो, फिर तुमसे रुकेंगे नहीं बल्कि किसी से नहीं रुकेंगे। और अब वो फसल तैयार हो चुकी है, कब चुकी है नजर आती है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਯੂਥ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇਖਣ वाले ਨੇ ਉਹ मैं अपने इन दोस्तों की कदर करता हूँ, मैं खान साहब की भी कदर करता हूँ। ਅੱਛਾ ਕੱਪ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ कोई डर जा, तेरा जहाज लंघ लंदे। ਹਾਏ क्या ਹਾਏ बात है? ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਐਸਾ ਉੱਡਿਆ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਡਿਆ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੰਦਨੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ऐसा जोश सोच के चलता है। इन हजरत को हम मेरा ख्याल है इतना बुरा भला ना ही कहें क्योंकि इनका कसूर नहीं है, सालियाँ ये बुजदिल है। तो जो बुजदिल होता है ना वो तो खुद मुख्तार होता ही नहीं है। बुजदिली वाकई बुजदिली बाय चॉइस नहीं होती। तो जो खुद मुख्तार ही नहीं है उसको हमने क्या जाना। बुजदिली एक बीमारी है जिस पर बंदे का कोई इख्तियार नहीं होता। अगर चॉइस हो ना तो बंदा कहेगा कि मुझे लंगड़ा और लूला कर दो, मैंने बुजदिल नहीं होना। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਇਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖ ਜਾਓ। अच्छा जी, पार्टी में कोई ऐसा शख्स जिसे आप समझते हो कि ये मेरा जानशीन होने की अहलियत रखता है? देखिए, मैंने जो अब देख रहा हूँ ना, हमारे जो ISF जो हमारी स्टूडेंट फेडरेशन थी, उसमें से जो नौजवान निकल रहे वही हैं, होंगे, वही इन्हीं में से होंगे। उनके अंदर देखिए पॉलिटिक्स के अंदर दो किस्म की पॉलिटिक्स हैं। एक है ज़ाती मफादात के लिए कि मैं पॉलिटिक्स आऊँगा, मैं अपना थानेदार लिखवाऊँगा, मैं अपना वो डेवलपमेंट फंड ये वो अपना DC, फिर शायद वज़ीर बन जाऊँ। एक वो रवायती पॉलिटिक्स है जिससे मेरे लिए क्या है, और एक दूसरी है नज़रियाती पॉलिटिक्स। तो मुझे जो नज़र आ रहा है ना, हमारे जो ISI से नई नौजवान निकल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर वो नज़रिया ISI नहीं, ISI मुझे ISI निकल गया। काश ISI में भी वो हो जाता है नजरिया हमारे ISF में। मतलब ISI में भी बहुत आपके चाहने वाले हैं, वो आप ही की है, हमारी है। बहुत है, लेकिन वो असल में देखिए हर इदारे में ना ऊंच नीच होती है। कई दफ़ा हम जब तनकीद करते हैं तो बेहतरी के लिए तनकीद करते हैं, वहाँ एक गलत फहमी है कि अगर आप तनकीद करेंगे तो आपके मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। जब भी आप एक माशरे से तनकीद ख़त्म करते हैं वो माशरा सुकड़ जाता है। अगर आप डिक्टेटरशिप्स को देख लें और जमहूरियत आगे निकल गई, बादशाह से आगे निकल गई। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुसलमान इसलिए पीछे रह गए कि यहाँ बादशाह आ गई और मगरब में जमहूरियत आ वहाँ गई। जमहूरियत तो जमहूरियत के अंदर तनकीद होती है, मेरिटोक्रेसी होती है, यकीनन। और जब तनकीद होती है तो आप अपनी इस्लाहत करते हैं। जब आप एक माशरे से तनकीद ही ख़त्म कर दें वो माशरा ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक मजबूत फ़ौज हो। पाकिस्तान को हमेशा याद रखना चाहिए कि मुसलमान दुनिया में अगर आपके पास अपनी दिफा करने के लिए तकड़ी फ़ौज नहीं है तो आपको ख़तरा बढ़ा है, क्योंकि आग लगी हुई है सीरिया, लेबनान, यानी सारी जगह चले जाए ना मुसलमान मुल्कों में। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है, तो सोमालिया में क्या हुआ, तो इसलिए एक मजबूत फ़ौज मुल्क की ज़रूरत है। यकीनन। क्विक क्वेश्चन एंड क्विक रिस्पांस आपकी तरफ से कि कल इंशाअल्लाह अल्लाह करे आप फिर कुर्सी इक़्तिदार पे फायज हो, तो ये जो एक ब्लॉक नया बन रहा है जिसके सरखेल MBS हैं और चाइना है, आप फौरी तौर पे अगर आपको ज्वाइन करना पड़े तो आप इस ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे या उसी पुराने ब्लॉक जिसके मसाइल हैं? देखिए आफ्ताब, हमें ना पाकिस्तान को ब्लॉक्स में ज्वाइन करना चाहिए। पाकिस्तान को वो फॉरेन पॉलिसी करनी चाहिए जिससे अपने मुल्क के लोगों को फ़ायदा हो। नेशनल इंटरेस्ट जो हमारा नेशनल, अब तक हम क्या करते रहे हैं, हम ब्लॉक्स का हिस्सा बन गए। जब एक ब्लॉक का हिस्सा बनते तो बाकी ब्लॉक्स आपसे दूर हो जाते हैं। दूसरा मसला ये होता है कि अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, यानी उनके बगैर ऐसे हो कि जिस तरह अगर आप वो इमदाद ना करें तो आप गुजारा ना कर सके, फिर आप गुलाम बन जाते हैं। और जो कौम अपने पैर पे नहीं खड़ी होती उसका वही हाल होता है। एक आदमी अगर वसाकियों से चलना शुरू करे वो उसकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं।
वो खड़ा ही नहीं हो सकता अपने पैर पर। हम एड लेके और कर्जे लेके और शुरू से भिखारियों की तरह और अपनी फॉरेन पॉलिसी, हम दूसरों की जंगों में शिरकत करके पैसे के डॉलर्स के लिए हमने अपने आप को कमज़ोर किया और इज्जत भी खो बैठे हम। कि जब आप दूसरे लोगों से पैसे एड लेते हैं और कर्जे लेके और इस तरह गुजारा करते हैं तो आपकी इज्जत जाती है। तो जो हमारी कौमी गैरत है और कौमी गैरत पे खड़ी होती है, यानी इंसान भी तकड़ा वो होता है जिसमें गैरत होती है। तो जब आप हाथ फैलाते हैं, इंसान भी या कौम भी, तो आप अपनी गैरत खो बैठते हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए तो हमारे मुल्क लोगों की बेहतरी है और उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। आपको किसी के सामने एक ब्लॉक बन के और एड और ये इससे निकलना चाहिए। बात पिछली जो है ना बीच में रहेगी। आप आईएसएफ की बात कर रहे थे कि आईएसएफ से आपको तवक्कुआत हैं कि जानशीनी जब भी मिलेगी इसी में से मिलेगी। तो आपने कुछ लोगों को एनसर्कल किया है, खुफिया से एक दस्तावेज में नाम ही रख दें 5 साल। हाँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता नए लीडर्स देख रहा हूँ और उनको आजमा भी रहा हूँ, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए नहीं बताऊँगा कि फिर वो दूसरे उनकी टांगें ना खींच। नहीं, वो एक रख दें महफूज चीज़ें मैं देख रहा बना के मैं देख रहा हूँ। ताकि आपकी जान को भी खतरा कम हो, लोगों को पता हो कि एक इमरान नहीं अगला इससे भी, जैसे खान साहब कहा करते थे मुझे निकाला तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। सड़कों पे आ गए। तो ये इस तरह आपके माशाल्लाह मैंने देखा है कि अभी ये फिजान ही नहीं मान कि अभी ऐसा कुछ हमने देखा। और लोगों से जब बात करते हैं मुझे खुशी होती है कि दे आर वेरी एनलाइटेंड पीपल। ये कल्ट नहीं है, लोग कल्ट समझने लगे हैं। इमरान खान का तो कल्ट बन गया, वो तो एक फिरके की हैसियत, ऐसा नहीं है। ये बड़े समझ बूझ के आपके साथ आए हैं। तो कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए कि इनके अंदर भी एक हायरार्की ज़रूर बनाएं कि जानशीनी का एक सिलसिला जो है ना, इंशाल्लाह जब हमारे इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाने लगा हूँ। जब आप पार्टी में इलेक्शंस करवाते हैं तो जो आपकी नेचुरल लीडरशिप है वो ऊपर आती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ख्वातीन और हज़रात, एक और बड़ा अंदोनाक दिन इस तहरीक के हवाले से तारीख की किताबों में दर्ज है और वो दिन है जब यहाँ के मुसल्ला लोग चढ़ दौड़े निहत्ते मुहाफ़िज़ों के ऊपर जो घर के रखवाले थे, जो सिर्फ चौकीदार थे। ये 18 मार्च का वाक़या है जिस दिन खान साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो पेशी भुगतने, ये पेशियों की भी चूँकि अब तो मेरा ख्याल 150 हो चुका है, डबल सेंचुरी होने वाली है, तो पेशी भुगतने गए हुए थे। तो बुलडोज़रों के साथ, क्रेनों के साथ एक तबाही का मंजर जो है वो पेश किया गया। तो उस दौरान जिन लोगों ने सीसा पिलाई दीवार का रूप इख्तियार किया और एक एक जुल्म को अपने सीने पर, जैसे मुहावरतन कहते हैं, अपने सीने पर झेला, अपने सीने पर बर्दाश्त किया, वो सब दोस्त हमारे पास आज मौजूद हैं और इनको हम वो इंजर्ड टाइगर्स कहते हैं। ये 18 मार्च के जख्मी टाइगर्स हैं, इनको हम खुशामदेद कहते हैं। सबसे बात तो हो नहीं सकेगी। आगाज करूंगा, फ्रंट पे बैठे हैं वकास साहब जिन्होंने फेस किया था ये सारा सिलसिला। वकास साहब इंतहाई इख्तिसार से बताइए कि व्हाट हैपेंड। सबसे पहले जब मैंने देखा अब्दुल अहद साहब खड़े थे जो खान साहब के बेनोई हैं, डॉक्टर जुमा साहब के हस्बैंड हैं, वो सफ़ेद दाढ़ी वाले बड़े अखलाक के बड़े मालिक हैं माशाल्लाह, बड़े मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं। वो खड़े थे, सबसे पहले उन्होंने उनको धक्के दिए और गालियाँ दी। वहाँ से मैंने आवाज़ लगाई कि ये बुज़ुर्ग हैं, आप इनको तो गालियाँ ना दें, इनके ऊपर तो आप इस तरह ना करें। उन्होंने कहा जी आप नीचे आओ। वो मैं अल्फाज आप रिपीट नहीं कर सकता जो उन्होंने कहे। मैं जब नीचे गया सबसे पहले उन्होंने रबड़ बुलेट मारे, उसके बाद हमारे 2 लड़कों को रबड़ बुलेट लगे तो हमने पथराव स्टार्ट किया सिर्फ डिफेंस के लिए। उसके बाद ने शेलिंग भी स्टार्ट की, घर में भी 200+ उन्होंने शेलिंग भी की, पत्थर भी फेंके, फायर भी किए, तो स्ट्रेट फायर किए जिसमें से मुझे भी लगी और हमको इस घंटे 1.5 तक हम लड़ते रहे। ये जो बहुत सारी कहानियाँ मीडिया में गर्दिश करती रही कि यहाँ पर जो डॉग फूड था वो बिस्किट भी उठा के ले गए, बिल्कुल कारपेट तक ले गए, जो नेस्ले की बोतलें हमारी क्योंकि हमने सुना है कि वो बिस्किट खाते भी रहे। उस वक्त तक उन्हें पता नहीं होगा कि ये डॉग बिस्किट। 1-2 पुलिस वाले ने पूछा मैं निकल आई थी। देखिए अब तो भाई जब भूख लगती है तो फिर सारे बिस्कुट एक गोले उड़े। नहीं, जब बंदा मांग सकता है ना, चॉइस कर सकता है। अब तो भाई beggars can't be choosers। ओहो सर, आप तो कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, वो तो वॉशरूम में पड़े साबुन तक ले गए, शैम्पू तक ले गए। अच्छा, एक फैन उठा के ले गए।
और पता ये चला कि जी कहा गया था खान साहब के सारे फैन अंदर करो। हमारे साथ एक वकील साहब मौजूद हैं जो बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर। 7 दिन एक वकील को कस्टडी में रखा गया कि वो वहां पे मौजूद क्यों था। अच्छा, एक डॉक्टर भी है हमारे साथ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਦੇ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਸ਼ੌਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਂਸਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੱਥ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਛੋੜੀ ਜਾਵੇ। सर ये बताइए कि बतौर वजीर आजम आप किस हेड ऑफ द स्टेट से मिले और आपने महसूस किया कि ये सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है और मैं उसे याद रखूंगा? देखिए, इंटरेस्टिंग तो कई थे, लेकिन मुझे जो अर्दोगान तुर्की के और ये महातर मलेशिया के, ये बड़े दोनों स्टेट्समैन हैं। यानी इन्होंने अपने माशरों को बदल दिया। दोनों ने, मलेशिया को महातर ने बदला और तुर्की को अर्दोगान ने बदला। तो जो अपने माशरे को बदल दे, अपने लोगों को गुर्बत से निकाल दे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर ले जाए। तो सऊदीया को MBS से ज्यादा किस और MBS अब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। MBS लेकिन अब जो जिस तरफ निकल गया, हमें बड़ी उम्मीदें हैं MBS से। व्हाई नॉट? वो तो एक बहुत बड़े ब्लॉक का एक ऐसा काम जो मैं समझता हूँ बड़े बड़े का ये भी अता है। खान साहब, जिस तरह 75 साल के बाद अल्लाह ने ये हुमा आपके सर से गुजार दिया है, इसमें इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, इसकी कोई हैसियत नहीं। चुनांचे जिस तरह अल्लाह ताला ने ये मकाम आपको अता किया है ना पाकिस्तान में, MBS वो कुछ कर गया है जो बड़े बड़े करना चाहते थे, नहीं कर सके। ये उसी की किस्मत थी। प्यूटन के साथ प्यूटन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्यूटन जो है ना, एक तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसने मुझे बताया कि उसने 3000 मस्जिदें बनाई हैं रूस में, 3000 मस्जिद। फिर मैं हैरान हुआ कि उसकी बीवी मुसलमान है। हमें नहीं पता था ये चीज़ों का। मैंने तो अपने मुल्क की बात करनी थी और हमारे मुल्क के लिए वो तैयार था हमें सस्ता तेल देने के लिए, क्योंकि यहाँ तेल की कीमतें ऊपर, असल महंगाई तो इसलिए थी, तेल की कीमतें ऊपर चली गई। जी जी, तो वो तैयार हो गया था हमें सस्ता तेल देने का। लेकिन बार हमारी बदकिस्मती। सर, अपना सबसे ऑनरेबल हरीफ किसको कहेंगे आप? अपना मद्दे मुकाबिल एक ऐसा जिसके लिए आप समझते हैं कि यार ये एक ऑनरेबल आदमी। क्रिकेट में? नहीं जी नहीं, पॉलिटिक्स में। और आज की क्रिकेट में तो हाँ सब क्रिकेट दे रहे हो, एक आध तो होगा। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो लोग चोरी करते हैं ना, उनको आप कैसे कह सकते हैं? सर, सारे तो चोर नहीं है, कोई एक नहीं, आध- मेरे जो असल थे, यानी ये 2 खानदान के हेड हैं, नहीं, ये तो उनके- 30 साल से चोरी कर रहे हैं मुल्क उनके का पैसा। साथियों में से कोई और कोई ऐसा जिसे आप कहें कि ये मेरी पार्टी में होना चाहिए था, ये गलत पार्टी में। इत्तेजाज आसिफ। वाह, देखे ना, एक बंदा तो है। What about लतीफ खोसा? हाँ, लतीफ़ खोसा। मैं पहले तो लतीफ़ खोसा को मैं समझता ये जरदारी के पीछे कैसे लग गया, लेकिन अब जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह वो खड़ा हुआ आइन के साथ, मैं बिल्कुल लतीफ़ को भी हम अपनी पार्टी में ले सकते। देखा ना, असल बात ये है कि जिसको कहते हैं कि अल्लाह ताला, जो मेरा पहला क्वेश्चन था, अल्लाह ताला के खजाने भरे हुए हैं और उनमें सबसे कीमती जौहर हिदायत है। और हिदायत किसी भी वक्त को अता की, जैसे आपको अता बिल्कुल की, ठीक। उसी तरह एतजाज को देखें। और मैं कहता हूँ, मैं एतजाज की इतनी कदर करने लगा हूँ। अब मैंने किसी भी दिन जाना है, हालांकि वो अब्बा का बड़ा चाहने वाला, प्यार करने वाला है, मैंने जाके उसकी दस्तबोसी करनी है। मैं तुम्हारा हाथ चूमने आया हूँ कि तुमने उस टाइम पे एक बहुत बड़ी सपोर्ट दी है, एंड इट मीन्स अ लॉट टू अस। अच्छा जी, एक और साहब उस वक्त के ना सिर्फ एनी शायद बल्कि विक्टिम मौजूद है हमारे साथ। जी सर, जब उस दिन हमला किया पुलिस, हम तो उन्हें हमलावरी कह सकते हैं। मेरी खुद की ये फिंगर्स टूटी हैं। उस दिन डंडे मारे, एक बंदे को 20-20 पुलिस वाले मारे थे, और ऐसे लगता है जैसे ये मियाँ साहब ने ना कुछ नामालूम अपने जाती पर्सनल गार्ड से भेज दिया हमारे लिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जी जी, आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा करवाऊंगा? आप बताएं, अगो आहूं तो करो। मियाँ साहब, आज एक नारा आप लगाएं। हाँ जी। खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। खान तेरे और मेरे जान नहीं नहीं, तेरे नहीं, सिर्फ खाली खान के जानसार। तेरे और मेरे केड़े, तुम्हें कादे तो जान सारी। मिलके एक मिनट, मिलके एक ताली बजाएं ताकि पता चले। क्यों बजाएं ताली? देखना चाह तो रहे आप बात ऐसी करें, वो 100 दफा बजाएंगे। जब आएगा इमरान, सबकी जान बनेगा नया
अच्छा जी, ये बताइए कि जो अभी मौसीकी में खुसूसी दिलचस्पी ली है? जी, मुझे असल में तो नुसरत फतेह अली खान, वो तो आप बहुत सुनते एक एंटरटेनर मुझे बड़ा मैं मिस करता हूँ, वो दिलदार परवेज भट्टी। आए, वो आपके साथ मुझे बहुत पसंद था। आगाज उसने किया। तो मेरे जो शौकत खानम के लिए मैंने पैसे इकट्ठे करने थे, पैसा बहुत ज़्यादा था। फिर मैं दिलदार परवेज भट्टी वो कंपेयर बन गया, और नुसरत फतेह अली वो भी जानते नहीं थे लोग इतना ज़्यादा नुसरत फतेह अली को। उसको फिर मैं एक टूर पे निकल गया अमेरिका में, 2-3 दफ़ा टूर किए। तो वो सबसे इंजॉयबल मेरी फंड रेजिंग थी, क्योंकि पैसा हमने बड़ा इकट्ठा करना था हॉस्पिटल के लिए। तो ये कंपेयर कर रहा था, नुसरत फतेह अली कवाली थी, बेहतरीन। मैंने वो टूर एंजॉय, 2 टूर किए थे हमने, बड़ा एंजॉय किया। बतौर वजीर आजम सबसे हैरान कुन वाकया कोई जिसने हैरान कर दिया, और हालिया वाकयात जो हुए थे अप्रैल में, पिछले अप्रैल में, उससे हटकर? मेरी वालदा जब मैं बड़ा हो रहा था, वो मेरी बहनों को हमेशा कहती थी कि देखिए इसकी फिक्र पड़ी रहती है, ये बड़ा सीधा है, ये ट्रस्टिंग है, ये लोगों के ऊपर आंखें बंद करके एतमाद कर लेता है और ये ज़िंदगी में रुल जाएगा। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी। मैं माँ को कहता था, जब मैं बड़ा कामयाब भी होता गया, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, जब कोई मुझे धोखा देता है तो मुझे पता चल जाता है, उसके बाद एक दफ़ा धोखा दे देता है, अपने आप को एक्सपोज कर देता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने जो प्राइम मिनिस्टर बन के चीज़ रियलाइज की, अच्छा, और मैं अपनी बेटों को भी कहता था, मैं कहता था ये दिलेर आदमी की निशानी है कि वो, यानी जब डरता है आदमी तो लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता ना, वो सबको समझता है कि मुझे कोई धोखा ना दे। जो दिलेर आदमी है वो कहता है जो भी करा मैं उसका मुकाबला कर लूँ। लेकिन घोड़े बांध कर नहीं, लेकिन एक मिनट, मैं ये सोचता था तब तक जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। तो जो जनरल बाजवा ने मुझे धोखे दिए ना, तब मैंने पहली दफ़ा रियलाइज़ किया कि मैं हर बात मान लेता था। आप हर बात में ये इतना वो सिंसियर लगता था सारा वक्त, मुझे तुम्हारी है, मैं तुम्हारी फिदर, मुझे ये, हम एक पेज पे हैं वगैरह। तो जब आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे पता चला कि उसने कितने धोखे दे के और आखिर में हमारी गवर्नमेंट गिराई, फिर मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, मैंने पीछे देखा तो मुझे एकदम पता चला कि कितने धोखे देता जा रहा था। तो इससे जब प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना, तो आपको ट्रस्टिंग नहीं हो सकते आप, क्योंकि असल में नुकसान आपके मुल्क को होता है उसका। इसलिए ये अगर आप कहें ना, तो मैंने एक तो सबक सीखा है कि कभी किसी को आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यानी 2-4 सबक जो सीखे हैं उनमें सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा एज अ प्राइम मिनिस्टर। दूसरा सबक कोई ये कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, अल्लाह ने बड़ी नेमतें बख्शी। हम आखिरी 2 सालों में ही, पहला साल मुश्किल में गुजर गया, मुल्क बैंकरप्ट था, फिर कोरोना आ गया, उसको हैंडल किया। लेकिन जो आखिरी तीसरा और चौथा साल था, हमारी इकॉनमी 17 साल में सबसे तेज़ी से बेहतर हो रही थी। तो मैंने तब रियलाइज़ किया कि ये मुल्क में बहुत अल्लाह ने पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें सिर्फ अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, हमने गवर्नेंस सिस्टम ठीक करनी है, हमने जो एक चीज़ बार बार, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ का निज़ाम ठीक करना। वो इस वक्त आप सब के लिए कि हम इंसाफ के इंडेक्स में, रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में 140 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 129 है। और आप डेनमार्क, और मैं फिर आप सब के लिए बताता हूँ कि क्योंकि मेरा तजर्बा ये है कि इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। डेनमार्क नंबर 1 है, पाकिस्तान की औसत आमदनी $1,600 है, डेनमार्क की $68,600। सो क्योंकि इंसाफ की वजह से खुशहाली आती है। आप अगर सारी अपनी तारीख उठा के देखें तो जब एक हुक्मरान इंसाफ देता था, मसलन बलबल था, अलाउद्दीन खिलजी था, इनके दौर में सारी खुशहाली होती थी। और जब कोई एक जालिम या नाइंसाफ़ी करने वाला हुक्मरान आता था, कैद पड़ जाते थे। तो इंसाफ और खुशहाली इकट्ठे जाते हैं। आज जितने आपके मगरब में मुल्क हैं, आप स्कैंडिनेविया में चले जाएं, स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, क्योंकि वहाँ इंसाफ के इंडेक्स में वो बहुत आगे हैं, तो 5-6 और खुशहाली है। हमारे लोग बेचारे वीज़े लेके पैसे खर्च करके वहाँ जाते हैं, तो पैसे नहीं बांट रहा कोई, वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड है, इंसाफ लोगों को आज़ाद करता है, वहाँ खुशहाली है, वहाँ मेहनत करता है, फल मिलता है। जी। यहाँ उल्टा सिस्टम जो है ना, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अगर इसको ठीक कर लें, रूल ऑफ लॉ ले आएँ, जो मेरी कोशिश है सर, जो ये कामयाब नहीं हुआ क्योंकि वो इतनी ताकत नहीं थी। रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए आपको ताकत चाहिए, वो थी नहीं उस वक्त। ताकत बाजवा के पास थी, जिम्मेदारी मेरे पास थी, तो वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं था रूल ऑफ लॉ लाने। सब ये एक छोटी सी कथा कलामी की माजूद था हूँ मैं
ये इन क्रचेस के बगैर नहीं आना चाहिए था आपको इक़्तिदार में। आपने बाजवा को क्यों शामिल रखा? हमें क्रचेस मसला क्या था, कोलिशन गवर्नमेंट आ गई, कोलिशन गवर्नमेंट कमज़ोर थी उस वक्त। मैं जिस तरह आपको कहा, मैं समझा कि बाजवा से सिंसियर आदमी कोई नहीं है और मैं तो उसे पूरी तरह ट्रस्ट करता था। मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि इसके और मेरे मकासद बहुत फ़र्क है। मैं ये समझा कि ये जो दो ख़ानदान 30 साल से चोरी कर रहे हैं और चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, ये भी उनको इतना बुरा समझता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि जब तक ये हैं, अगर एहतसाब नहीं होता तो यहाँ तो मुल्क में ये जंगल का कानून है, ताकतवर के लिए दूसरे के लिए। तो मैं ये समझता रहा कि वो भी मेरी तरह सोच रहे हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला वो तो उनके साथ मिला हुआ था, वही लेके आए शहबाज शरीफ को, वो इसको चोरी को बुरा समझता ही नहीं था। अच्छा जी, आज की जो इस महफिल पे कमेंट को करना चाहे, डॉक्टर नुमान की तरफ माइक भेजिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग फर्स्ट। बहुत अच्छा शो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये सारे जो जानसार बैठे हैं इनके लिए क्लैपिंग करना चाहूँगा और चाहूँगा कि वंडरफुल वर्क, और जो भी आप लोगों ने खान साहब के लिए किया, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह दुनिया में भी इसका अजर देगा और आखिरत में भी, क्योंकि सपोर्ट सब ने की है, हर तरह से लोग जख्मी भी हुए हैं, बहुत से लोग फाइनेंशियली घायल हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बाकायदा मार खाना, बेइज्जती, गाली खाना मार खाने से ज्यादा खौफनाक है। ये गालियां खाते रहे, नंगी गालियां मुंह पे किसी को दे रहा हो बंदा, तो फिर बंदा सोचता है कि अल्लाह तेरी खातिर मैं इससे भी बढ़कर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, ये तो चीज ही कोई नहीं। उस वक्त फिर जज्बा जिस मकाम पे होता है, आप उसको ज़ेर कर ही नहीं सकते। मैंने खान साहब का वो दौर भी देखा हुआ है जब चिराग या दिया जो है ना इनका निशान होता था। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इससे बुरे हालात खान साहब के साथ होते देखे। जी जी जी। मैं खुद PhD डॉक्टर हूँ और मैं इनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ कि एक बंदा जो कि 22-23 साल कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है और स्ट्रगल करने के बाद एट द एंड ही अचीव। जिस दिन इन्होंने PM का हलफ उठाया था, शायद उनसे ज़्यादा मैं खुद खुश था कि देखें इस बंदे ही मेड इट। अच्छा, मेरा ख्याल ये है डॉक्टर साहब, मैं अपनी राय रखता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो अचीवमेंट का दिन वो नहीं था जिस दिन इन्होंने हलफ उठाया। अचीवमेंट का दिन वो था जिस दिन ये डायरी उठा के बाहर निकले। ये मैं उस इमरान खान का आशिक हूँ, मैं उसकी कदर करता हूँ और दिलो जान से करता हूँ और आखिरी वक्त तक करता रहूँगा, प्राइम मिनिस्टर और नो प्राइम मिनिस्टर। ये हो नहीं सकता कि हम क्रिकेट का तस्करा किए बगैर खान साहब के साथ महफिल जो है वो अधूरी रहेगी। सब एक ही सवाल में मैंने 3-4 सवाल समोए हैं और एक सवाल हमारे रिसर्चर की जानिब से, वो PTI का बड़ा सरखेल भी है। जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये कि आपके पूरे करियर में बेस्ट बैट्समैन वन सिंगल पुराने वक्तों का, पहले तो वो बता दी, यकीनन वेब रिचर्ड्स होगा। हाँ, मेरे ज़माने में वेब रिचर्ड्स से कोई बेहतर बैट्समैन नंबर 1 वही था, मोस्ट प्रोबेबल यही था। इस वक्त मौजूदा आप देखते होंगे एक से एक अच्छा प्लेयर है, आप किसे, और इससे बेनियाज हो के कौन सा इंडियन है, कौन सा पाकिस्तानी है, कौन सा क्या है। देखिए, मैं इतनी क्रिकेट देखी नहीं, आपको पता है मेरी ज़िंदगी में और इतनी एंटरटेनमेंट है कि मुझे मौका ही नहीं मिलता क्रिकेट देखने का। और नहीं तो घर के बाहर एंटरटेनमेंट, टेयर गैस चल रही होती है हर किसी। लेकिन जो मैंने देखा है, हमारा जो कप्तान है ये बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। बड़ी देर के बाद एक ऐसा क्वालिटी का बैट्समैन देखा है। और बाबर आजम, हर तरह मैंने इसको ज़रा एनालाइज, क्योंकि मैं एज ए बॉलर बैट्समैन को एनालाइज करता था, तो इसकी टेक्निक भी ज़बरदस्त है, टैलेंट भी है और इसका टेम्परामेंट, ये 3 चीज़ें होती हैं, टेक्निक, टैलेंट और टेम्परामेंट। बड़ा कम होता है कि एक में तीनों चीज़ें एक बैट्समैन में, और इसमें तीनों चीज़ें हैं। तो ये इसमें पोटेंशियल है सबसे आगे जाने का। बॉलर्स के बाद उस दौर का बॉलर, फिर मैं इस दौर पे आऊँ। देखिए, मेरे दौर का तो जो सबसे टैलेंटेड बॉलर था ना, जो इतनी देर खेला नहीं लेकिन वो था बहुत तेज़ और टैलेंट, वो माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग सबसे बेहतर। लेकिन अब हमारी टीम में मुझे ये शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आउटस्टैंडिंग बॉलर है। और बाकी मैंने अभी देखे, मुझे तो वो हारिस जो है वो भी मुझे पसंद आया, वो जो दूसरा है हारिस रऊफ, वो भी मुझे पसंद है। और तो मैंने क्रिकेट देखी नहीं, लेकिन मैं दुनिया में इस वक्त नहीं कह सकता कि कौन सा ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। कप्तान उस दौर का क्लाइव लॉयड या
मेरे दौर का एक ही कैप्टन था जो सबसे इयन चैपल। मैं आउटस्टैंडिंग कैप्टन। एक क्वेश्चन है बड़ा दिलचस्प। खान साहब, मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये याद है, लाहौर टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, और आप फील्डिंग कर रहे थे मिड ऑफ के ऊपर। वसीम अकरम बॉलिंग के लिए जा रहे हैं, हैट्रिक बॉल है और कैच है आपके पास सीधा, और कैच आपसे ड्रॉप हो गया। तो आपने उस कैच ड्रॉप होने के बाद सबसे पहले वसीम अकरम से क्या कहा था? वो तो अब मुझे याद नहीं है, और ये पहली दफ़ा कैच मैंने नहीं ड्रॉप किया, मैं पता नहीं कितने और कैच ड्रॉप किए, लेकिन वो बेचारे वसीम अकरम को, क्योंकि वो हैट्रिक पे था, उसको बड़ी तकलीफ थी, मुझे पता है बहुत। एक तो होता है ना कैच ड्रॉप करना, एक इतना आसान कैच ड्रॉप करना जो वो था। नहीं तो अगर उसकी जगह आप बॉलिंग कर रहे होते तो आपका क्या? माफ कर देता। जी, आप खातून कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शैला खान नियाजी है, और ईद के इस बाबरकत दिन पे मैं देखना तो नहीं चाहती थी हमारे बेकारी वज़ीर आज़म को, लेकिन आपने बुला लिया तो देखना पड़ गया। अच्छा, मैंने नहीं बुलाया, खुद ही आए हैं। अच्छा, मैं इनको कमेंट ये करना चाहती हूँ कि आप इनकी जुर्रत देखें कि ये मुर्शिद के सामने आके बैठे। वैसे ये तो है, ये जुर्रत भी सिर्फ डमी की है, असली की नहीं है। आफ्ताबी, छोटी सी बात मैं आपको ऐड यहाँ पे करूँ। मेरे सारे भाई हैं, बच्चे हैं, ये मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन हमारी ख़वातीन ने भी जिस दिन ज़मान पार्क पे शेलिंग हुई है, उस दिन उन्होंने भी कुछ कम मुकाबला नहीं। यकीन करें, हमारे भाइयों बच्चों ने हमें आके ख़वातीन को कहा, जैसे जहाद में ख़वातीन को काम दिया जाता था ना, मरहम पट्टियाँ करें, ज़ख्मी आ रहे हैं, आप पानी दें, आप ये सारे। तो ये हमारी जो ये बच्ची है मक्की, आप यकीन करें, इसने बैग पैक पीछे लिया हुआ, उसमें मेडिसिन डाली हुई, पट्टियाँ डाली हुई, अचानक कॉल आई, भाग के ये होती थी। और एक बात जी मकिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? उस दिन आंखों देखा हाल क्या था? इन्होंने मेरे पे डायरेक्ट पानी वाटर टैंक वाला था, उन्होंने डायरेक्ट मेरे ऊपर वो कर और वो उन्होंने मुझ पे वो पानी मारा, और जिसकी वजह से मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई, मेरे अंदर भी वो पानी गया, मैं फेंट भी हुई उसकी वजह से। ये फर्स्ट अटैक था जो इन्होंने किया महज शराफत के काफ़िले पर। उसके बाद इन्होंने, जब ये लोग इधर आए हैं, इन्होंने यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पथराव किया, लेकिन हम लोगों के पास बैक पैक्स थे जिसमें हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल थी, सॉल्ट था, बैंडेजेस थे, और पानी बहुत ज़्यादा मौजूद था बैक पैक में। तो वो मैं जो कारकुनान आ रहे थे उनको हम लोग वो प्रोवाइड कर रहे थे, आई ड्रॉप्स थे, ईचिंग हो रही थी आइज़ में। लेकिन फिर जैसे ये बढ़ते जा रहे थे आगे की तरफ, इन्होंने ख़वातीन का भी लिहाज नहीं किया, इन्होंने हमारे ऊपर शेल मारे, मुझे खुद 2-3 शेल लगे इसी वजह से। लेकिन आप देख लें, आज भी हम यहाँ मौजूद हैं अपने लीडर के साथ, अपने कप्तान के साथ, हमेशा ख़वातीन मौजूद रहेंगी। अच्छा, जिस तरह मकिया ने उस दिन आप लोगों की खिदमत की, तीमारदारी की, इसी तरह एक आज़ादी की जंग में बहुत छोटी मासूम बच्ची फातिमा नाम की, जो पानी भी पिला रही थी, हस्बे तौफीक छोटी मोटी चीज़ भी डॉक्टरों को, मालिजों को पकड़ा रही थी, और इसी तगोदौ में वो शहीद हो गई। तो बहुत मासूम छोटी सी, तो उसके ऊपर इकबाल ने बहुत खूबसूरत शेर कह रखा है कि फातिमा आबरूए उम्मते मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम। तो वो इकबाल की बड़ी मशहूर नज़्म है। साहब, आपका गुस्सा बड़ा मशहूर है, कभी कभी हंसते भी हैं। क्रिकेट ज़माने में ज़्यादा गुस्सा था, पॉलिटिक्स में आके मैंने गुस्से को बड़ा कंट्रोल किया। ये लगता है अभी कंट्रोल है, नहीं लग रहा है, और उसमें बतदरीज कमी आ रही है। और अब असल में असल ताकत होती है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। और ये याद रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि आप गुस्सा बढ़ाओ, वो तो कोई किसी का भी गुस्सा होता है। असल में तो जो आपके अंदर वो विल पावर होती है उसको कंट्रोल करने की, ये ताकत शो करती है। इस एक साल ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, आपको वो सफ़र तय करवा दिया होगा जो आप पिछले 26 साल में शायद आपने ना किया हो। देखिए, जितना आप अपने आप को चैलेंज करते हैं ना, यानी जितनी आप अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, उतनी ज़्यादा आपका जो एवोल्यूशन होती है ना, ये जो आपकी ज़िंदगी में सीखने का जो वो उतना तेज़ बढ़ जाता है। जितनी आपकी आसान ज़िंदगी होती है, इसका मतलब कि आप कहीं नहीं जा रहे। मुझे कई दफ़ा याद है मेरी ज़िंदगी में फेसेस जब आसानी होती थी, मैं सोचता था मैं क्या गलत कर रहा हूँ। यानी मैं अगर सुबह उठूँ और कोई चैलेंज ही नहीं होता था, तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई मैं गलत कर रहा हूँ। यानी मेरी ज़िंदगी ये बात आपके खिलाफ जा रही है जो आप कर रहे हैं। जब आप मुकाबला देखें,
सीखता कि होता क्या है। अल्लाह ने हमें सब में बहुत सलाहियतें दी हैं, क्योंकि उसने जब फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, और जब इब्लीस ने कहा मैं नहीं झुकता, ये मिट्टी का मैं आग का हूँ, तो अल्लाह ने अल्लाह के कुरान में एक जुमला आता है, उसे क्या तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इसे कितनी सलाहियतें दी। जो इंसान में अल्लाह ने वो सलाहियतें दी है, जो इंसान सारी ज़िंदगी गुजर जाता है उसको पता ही नहीं कि कितनी सलाहियतें दी है। वो सलाहियतें निकलती कब है? जब आप मुश्किल वक्त का सामना करें। तो ताकत इंसान हम सब में दी हुई अल्लाह ने। हम ले लेते हैं आसान रास्ता, हम मांगते हैं अल्लाह से नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, और चाहते हैं आसान रास्ता। जी। आसान रास्ता होता है आपके पोटेंशियल की तबाही का। जो नबी का रास्ता था वो मुश्किल रास्ता था, लेकिन वो अजमत का रास्ता था, क्योंकि वो सारा वक्त उनकी स्ट्रगल थी जिंदगी। तो आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान आया नहीं जिसने वो अचीव किया, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। दुनिया में अगर जब भी कहेंगे ना जी दुनिया के ग्रेटेस्ट आदमी कौन है, तो नंबर 1 पे वो होंगे, क्योंकि किसी ने वो अचीव ही नहीं किया। लेकिन आसान ज़िंदगी नहीं। तो ये जो आसान ज़िंदगी हम ढूंढते हैं ना, ये असल में आपकी तबाही का रास्ता है। अच्छा सर, इसी आसानी को मुश्किल में डालने की बातें फिर से हो रही हैं कि सुना है आपको गिरफ्तार करने की एक और अटेम्प्ट की जाएगी, आपके नॉलेज में है ये? हाँ, उनका ख्याल है कि लोग यहाँ चले जाएंगे तो एक और या हमला किया जाएगा जबान पर। ईदी देने का आपको कोई इरादा है? हाँ, आएंगे वो पुलिस, में उनको ईदी दे दूंगा। और बढ़ जाए। लेकिन असल में बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क कि सारे चोर ऊपर बैठ गए, तो जो लोग इस मुल्क में इंसाफ की जंग लड़े उनको पुलिस पकड़ने या पकड़ के जेलों में डाल रही है। ये हमारी मुल्क की तारीख का सबसे बदतरीन टाइम है, इसमें कोई शक नहीं। कि वो लोग जो 30 साल से चोरी कर रहे थे वो बैठ के ऐवानों में जाके, और जो कोशिश करें इस मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ना, उनके ऊपर झूठे केसेस, कुछ 140 केसेस किए हुए कि जी आपने क्या, मैं 40 तो दहशतगर्दी के केस कर दिए। ये एक अलमिया हमारे मुल्क में कि जब आप अमर बिल मारूफ से हटते हैं कौम, ऊपर वो लोग बैठ जाएं जो कि बजाय अच्छाई के साथ खड़े होने के बदी के साथ खड़े हो, वो मुल्क में क्या फ्यूचर होगा? या लोग छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को। 800-900 लोग प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले गए ये चंद महीने में। हमारे शौकत आलम में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल के अंदर स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। आप दुनिया में कैंसर के स्पेशलिस्ट की सारी दुनिया में डिमांड है, क्योंकि कहीं भी जाता है डॉक्टर, उसको इतनी तनख्वाहें मिलती है, शॉर्ट सप्लाई है ना, इतने कैंसर के डॉक्टर्स हैं नहीं दुनिया में। तो उनको बड़ी मुश्किल से हम लेके आते हैं, सब बाहर से क्वालिफाइड। तो अब ये जो मायूसी छाई हुई है कि चोरों का राज है, लोग छोड़ के जा रहे हैं मुल्क, और हमारे साथ अभी 4 स्पेशलिस्ट चले गए हैं, 4 और कह रहे हैं कि हमने भी मुल्क से बाहर चले जाना है। तो ये हर जगह हो रहा होगा, और प्रोफेशंस में जिन लोगों की बाहर डिमांड है प्रोफेशनल्स की, तो ये बड़ा एक मुल्क का अलमिया है इस बात, तो ब्रेन ड्रेन हो रही है इसकी वजह से। तो इसलिए इंशाल्लाह एक ही हाल है इलेक्शंस का, और इलेक्शंस के बाद मैं ये जो अंधेरी रात है मैं इसको ख़त्म होते देखूँ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपकी इस आमद ने जिस तरह ये वक्त बड़ा तारीख साज है, ये वक्त हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे यकीन है कि आज की ये महफिल, आज का ये शो भी हमेशा याद रहेगा इंशाल्लाह। Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aftab Iqbal, how are you? I'm so happy to see you again, and I congratulate from this special show and a special day and a special guest, Prime Minister Imran Khan. I'm so happy to see him again, and just few things I want to say, and I wish you happy Eid Mubarak for you and Prime Minister and all Pakistan. Thank you so much.